नमस्कार दोस्तों, आरंभ स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफेयर की। 25 क्वेश्चन का सेट है। जैसा कि पिछला वीडियो में हम लोग करते आ रहे थे कि 25 क्वेश्चन होंगे, इसके साथ जो स्टैटिक पोर्शन बनते हैं उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होंगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आपको बता दूं कि बीपीएससी का नोटिफिकेशन, जैसा कि प्रेस ब्रीफिंग में बीपीएससी ने बता दिया है कि लगभग 1964 सीट आने वाले हैं। इसकी संख्या और बढ़ने वाली हो सकती है। एक चीज जो मैं शुरू में ही बता दूं कि कई सारा चैनल आपको मिलेगा कि बोल रहे हैं कि एग्जाम हो सकता है पोस्टपोन होकर 17 नवंबर से दिसंबर में चला जाए। प्लीज 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 रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अभी उस डेट पर मत जाएं। आपको अपना डेट इसी को मान के चलना है। अगर उधर बढ़ती भी है तो आपको उसको रिवीजन टाइम रखना है। इधर आपको पूरी तैयारी करना है और जैसा कि कल हमने बताया कि 40 डेज का टारगेट बना के चलें और उसमें आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अभी करंट पर हम चलते हैं। ठीक है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया। यह किस नदी पर है? हम लोग सिर्फ ऐसे बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन का आंसर देना होगा हम तुरंत दे देंगे कि चलो ठीक है इसका आंसर ये है, हमने चिनाब कर लिया। लेकिन हमें सिर्फ इतना नहीं है, हमने बात किया कि सिर्फ हम क्वेश्चन में बात नहीं करेंगे। सबसे पहले अगर चिनाब ब्रिज की बात करेंगे तो हमें पहले पकड़ना है कि चिनाब नदी पर है। चिनाब नदी पर एक एक चीज को अच्छे से समझना है। ये दो नदियों का संगम है, चंद्र और भागा। एक एक समझना। ये सूर्यताल से निकलता है और सूर्यताल कहाँ? हिमाचल प्रदेश, लाहौल स्पीति। इस तरह से आपको याद रखना है। ये दोनों मिलती कहाँ है? यहां जाएंगे, एक केलांग जगह हिमाचल प्रदेश में, केलांग के तंडी स्थान पर ये दोनों मिलते हैं और यहीं से दोनों बन जाते हैं मिलके क्या? चिनाब नदी। ठीक है, इतना बेसिक चीज आपको पता हो गया। अब दूसरा चीज इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। ये जो चिनाब नदी है ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी, याद रखना है। ये बेसिक चीज हमने चिनाब के बारे में बताया। अब ब्रिज की जब बात करेंगे तो यहां ध्यान रखिए 1486 करोड़ रुपए लगे इस ब्रिज को बनाने में। इसकी लेंथ कितना है? 1.31 किलोमीटर लेंथ। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है समुद्र तल से? समुद्र तल से इसकी हाइट है 359 मीटर। इतना आपको याद रखना ही है। ये रेलवे ब्रिज है, हाईएस्ट है, हाईएस्ट ब्रिज है। एक युजियांग नदी है चीन का, वहां पर सेकंड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है जिसकी हाइट है 310 मीटर। इसी को ध्यान रखना। तो सबसे पहला सबसे ऊंचा कौन सा है? चिनाब ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इतना आपको समझ में आ गया तो एक चीज और मुझे बताना है इसमें कि जब हम जब इसकी बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर को भी नहीं भूलना है। तो जम्मू कश्मीर को क्यों नहीं भूलना है? क्योंकि यहाँ का 2019 में राज्य के दर्जा से हटाकर इसको क्या कर दिया गया? यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। अब इसका कौन से? मनोज सिन्हा को याद रखना है। कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। अभी विधानसभा का चुनाव चल रहा है, वहां पर अभी वोटिंग चल रहा है। तो अब कौन सी, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी को दर्जा दिया हुआ कि यूनियन टेरिटरी होते हुए भी विधानसभा होंगे, यहाँ भी वही दिया गया है। तो ये समझ लीजिए यहाँ पर विधानसभा सीट में कितनी सीटें हैं? 114। 114 में देखेंगे, इसको बांट लीजिए 19 और 24। ये जो 24 सीट है ये पीओके के लिए है। तो अभी हमारा चुनाव कितने सीट के लिए हो रहा है? 90 सीट के लिए। बाकी जो 24 सीट है जो भारत अपना अभिन्न भाग मांगता है, भारत का अखंड, भारत का एक भाग है, उसके लिए भी 24 सीट है जो अभी पीओके में है। ठीक है, तो 90 सीट। अब बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के लिए 5, राज्यसभा के लिए 4 सीट है। इस तरह सारी चीजों को आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक चीज को कंप्लीट करना है। ठीक है,
चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। जीमेक्स 2024 अभ्यास कौन सा संस्करण जापान के योकोसुका में आयोजित हुआ? अगर ऐसे बात करेंगे तो इस तरह से देखिए, ठीक है। अब देखिए हमने बात किया क्या, हम लोग जीमेक्स की बात कर रहे हैं, ये जापान और इंडिया के साथ है। अब ये स्थान आपको याद रखना है, योकोसुका, ये कौन सा है? 8th नंबर का अभ्यास है, 8th नंबर का। लेकिन और भी आपको याद रखना है, ये जीमेक्स तो आपको याद रखना ही है, इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? शिन्यू मैत्री, एक है धर्म गार्डियन, ये जापान के साथ इतना करते हैं। ये मेन है, वो मैंने बता दिया है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन हाल ही में कुछ चीजें और भी हुई है जो आपको जानना जरूरी है। अभी हमने तरंग शक्ति एक्सरसाइज किया है, ये क्या है? इंडियन एयरफोर्स द्वारा ये मल्टी कंट्री एक्सरसाइज है, कई देशों के समूह द्वारा, कई देशों द्वारा मिलकर इस अभ्यास को किया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि ये 2 फेज में हुआ था, एक हुआ था तमिलनाडु में और दूसरा हुआ है राजस्थान में, जोधपुर में। 3 चीजों को आपको समझना है, ठीक है। दूसरा एक देखेंगे कि हाल ही में एक अल जना हुआ था, अल जना, ये ओमान के साथ हुआ था। ओमान के साथ एक और क्या होता है? ईस्टर्न ब्रिज, ईस्टर्न ब्रिज। इतनी चीजें आपको अगर ध्यान में है तो और भी देख लीजिए। हाँ, तो और देख लीजिए, एक इंदिरा होता है रशिया के साथ और इंडिया के साथ। इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ये जो हाल में होना है या हुआ है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। एक मिस्र के साथ होता है साइक्लोन, किसके साथ होता है? इजिप्ट। इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? इसका तो आंसर देना होगा, तो सीधे आप पहले तो आंसर की बात करेंगे। आंसर की बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश है। और जब मध्य प्रदेश की बात हो गई तो हमें समझना है, इसके आंसर पे चलते हैं कि गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? एमपी में। अब समझो इस चीज को, ये गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, जब उनका जन्मदिन था 2 साल पहले 17 सितंबर को, उस समय कूनो नेशनल पार्क का आपने नाम सुना होगा, बहुत न्यूज में था, कूनो नेशनल पार्क। इसमें क्या हुआ था? हम उसमें लाए थे नामीबिया से, क्या लाए थे? चीता लाए थे, और चीता लेकर आए थे और कूनो नेशनल पार्क में रखे थे। उसके बाद हम चीता कहां से लाए थे? नामीबिया के अलावा साउथ अफ्रीका से। कहां से फिर ला रहे हैं? केन्या से। तो यही चीता को फिर से गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में रखने का प्लान है, और वहां इन लोगों को रहने के जो दशा है वो चेक किया गया, तो पाया गया कि ये उसके लिए अनुकूल है। तो अनुकूल है तो आप समझ लीजिए, अब एमपी की बात हो रही है, तो चीता के लिए क्या हुआ? दूसरा पुनर्वास हुआ। मतलब एक तो कूनो नेशनल पार्क में रहते हैं चीता, और दूसरा कहाँ रहेंगे? गांधी सागर में। इस तरह से आपको याद रखना है। अब एमपी की नॉर्मल बात करते हैं। जो हम बात करते हैं, मोहन यादव,
सीएम है मंगू भाई पटेल। कौन है? गवर्नर है। दूसरा चीज आप देखनी, हर बार बताता हूं मैं, विधानसभा सीट कितने हैं? 230। लोकसभा 29 और राज्यसभा 11 सीट है। इतनी सारी चीजों को अगर आपको ध्यान में है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक चीज और एमपी के बारे में जानना है, ये जान लीजिए कि यहाँ का जो हाई कोर्ट है इसके राजधानी में ना होकर कहाँ है? जबलपुर में। ये एमपी से रिलेटेड इतना इंफॉर्मेशन है, अभी इतना ध्यान रखिए। इसके बाद जैसे जैसे अगर नेक्स्ट वीडियो में कभी एमपी की बात आएगी तो और भी इसके डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया। सबसे पहली बार इससे जो क्वेश्चन बनेंगे, ये चीज को ध्यान रख लीजिए, M17 हेलीकॉप्टर का यूज किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है? ये भारतीय एयरफोर्स द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है, एयरफोर्स द्वारा किया गया है। तो अब बिनसर वन्यजीव अभयारण्य है कहाँ? ये है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें की है, फिर भी एक शॉर्टकट में हम लोग बात करते हैं। इसमें हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले इसमें देख लेते हैं नेशनल पार्क, इसमें देख लेंगे इंस्टीट्यूट, इसमें देख लेंगे धाम। दो तरह का धाम है, एक चार धाम जो बोलते हैं, एक छोटी चार धाम है, एक बड़ी चार धाम है। ये दोनों धाम को समझना है। जब छोटी धाम की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन शामिल होता है? गंगोत्री, यमुनोत्री। सब याद रखना आपको, जब तक याद नहीं रखेंगे, केदारनाथ, और बद्रीनाथ। इन चीजों को आपको अगर ध्यान में है तो आराम से आप कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा भी आपको समझना पड़ेगा कि एक छोटी चार धाम है और एक बड़ी चार धाम है। तो बड़ी चार धाम में कौन कौन होगा? देखिए, याद रख लीजिए। पहले पूरब पश्चिम से याद रखेंगे तो आपको आराम से याद होगा, पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर। तो बद्रीनाथ इसमें याद रख लीजिए, एक है बद्रीनाथ। ये क्या होगा? एक तरह से नॉर्थ में है। साउथ में जाएंगे तो रामेश्वरम, ये कहाँ है? साउथ में, मतलब तमिलनाडु में। फिर जाएंगे द्वारका, ये कहाँ है? वेस्ट में, गुजरात में। एक है पुरी, ये है उड़ीसा में, मतलब ईस्ट में। इन सारी चीजों को अगर ध्यान में रख रहे हैं तो उत्तराखंड से रिलेटेड ये चीजें आपके पास आ गई। नेक्स्ट चीज क्या जान लीजिए, इसमें कुछ नेशनल पार्क है। तो नेशनल पार्क को जानने के लिए डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा है। सबसे पहले रामगंगा। रामगंगा को पहले कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में जाना जाता था, नाम से जाना जाता था। फिर एक राजा जी, नंदा देवी, गंगोत्री, फिर है गोविंद, गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर है नेशनल पार्क। फिर है वैली ऑफ फ्लावर, इन सारे नेशनल पार्क को आपको ध्यान में रखना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको डायरेक्ट आपको आंसर करना होगा। तो ये उत्तराखंड के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन, और इसमें कितना लोकसभा राज्यसभा की सीटें सारा मैं बता चुका हूं, कौन के गवर्नर है, कौन सीएम है, पिछला वीडियो में, तो आप वो देखेंगे। आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कब अब कहाँ होगी? तो ये अमरावती में होगी। ठीक है, ये चेंज हो गई। मतलब पहले कॉमन था तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का, अब वो चेंज होके अमरावती हो गया। कौन सा? अमरावती। इस चीज को ध्यान रखिए। कैसे? हमने कल भी बात किया है कि अगर आंध्र प्रदेश की बात आएगी तो सबसे पहली बात कि अगर गवर्नर की बात आएगी
तो कौन है? अब्दुल नजीर। पीएम की बात आएगी चंद्रबाबू नायडू। ठीक है। अब अगर वहां की जो सरकार बनी है, वहां पर 3 पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई है, टीडीपी, जनसेना और बीजेपी। तो एक चीज ध्यान रख लीजिए कि टोटल 165 सीट है इसमें। 165 में से 175 सीट है, इनमें से 164 सीट क्या है? इन लोगों ने, गठबंधन ने जीता है। कितना में से? 175 में से। अब एक चीज समझ लीजिए, 174 सीट है, इसमें से कौन कौन कितना जीता है? 135, 21 एंड 8, अरे जोड़ोगे तो 164 होगा। अब कौन कौन जीता है? ये टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, ये है जनसेना जो पवन कल्याण की पार्टी है, जो नई पार्टी बनी है, 21 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 21 सीटें इसने जीत ली। भाजपा के पास कितने सीटें हैं? 8 सीट। इसी को ध्यान रखना है। दूसरी चीज कि लोकसभा सीट जो है 25 सीट लोकसभा सीट है। इसमें क्या हुआ था? इसमें क्या हुआ था? कौन कितने सीटें जीती थी? इन लोगों ने 21 सीटें जीत ली थी, इस गठबंधन ने। आपको ध्यान में रखना है इस तरह से। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हो गए कि किसके लिए? आंध्र प्रदेश के लिए। देखिए, आंध्र प्रदेश इसलिए भी फेमस है कि तिरुपति बाला जी का मंदिर का जो प्रसाद है, ऐसा माना जा रहा था कि कुछ उसमें पशु के कुछ प्रोडक्ट मिला दिए जा रहे थे, उसके घी से बनाए जा रहे थे। तो इसको लेकर बहुत अभी विवादित है और इसके लिए बहुत ही न्यूज बना हुआ। तो इस तरह की चीजें अगर याद रखेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन अगर कोई चीज न्यूज में है तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है? जब घोषणा की बात आ गई तो पापुआ न्यू गिनी, इसके बारे में जान लीजिए। इसके बारे में जान लीजिए कि इस देश ने हाल ही में अपने प्रधानमंत्री को एक अवार्ड दिया है। उस अवार्ड को क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ लोगो। क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ लोगो। कैसे बोलते हैं इसको? देखिए, अपने पीएम को कौन सा मिला था? द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ लोगो। ग्रैंड कंपेनियन नहीं लिख रहा हूं, बस इतना ध्यान रख लीजिए, लोगो। दूसरा चीज, इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट मोरेस्बी। एक चीज और जान लीजिए, पापुआ न्यू गिनी की जब बात आएगी तो अगर बात करेंगे तो इसका आंसर तो 1 मिलियन है, लेकिन इसके बारे में जानना जरूरी है कि एक चूंकि आइलैंड है तो 3 आइलैंड को हम लोग जान लेते हैं। कौन कौन सा? ग्रीनलैंड, पापुआ न्यू गिनी एंड बोर्नियो। ये 3 ऐसा आइलैंड है, टॉप 3 आइलैंड, जिसकी साइज के हिसाब से देखा जाए तो पहला ग्रीनलैंड, दूसरा पापुआ न्यू गिनी और तीसरा बोर्नियो। ये चीजें दिमाग में आ गई। अब एक चीज, एक नई संस्था है जिसके लिए ये जाना जाता है, एक फिपिक नाम की संस्था है। ये संगठन है, ये क्या है? ये जो ऐसी संस्था है जो इंडो पैसिफिक में किस तरह से एक ऐसा फोरम बनाया गया है कि इस आइलैंड में कैसे कोऑपरेशन हो, इसको नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? फोरम फॉर इंडो पैसिफिक, फोरम फॉर इंडो पैसिफिक आइसलैंड कोऑपरेशन। देखिए, ये क्या है? ये 2014 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, और इसमें 2014 में इसका गठन हुआ था और इसी को इंडो पैसिफिक में क्या है? इंडो पैसिफिक जो कंट्री देश है, इसमें सब मिलके एक सहयोग करेंगे एक दूसरे का, और सहयोग करने के साथ ही क्या करना है हमें? इंडो पैसिफिक में एक स्वतंत्र और फ्री नेविगेशन हो, कभी कोई मुसीबत आए तो एक देश मिलकर आपस में सहयोग करे। और इस संगठन में टोटल 14 देश है। ठीक है, इतना चीज आपको ध्यान में रखना है।
9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी के शपथ समारोह ग्रहण में कितने राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? इसमें 7 हुए थे। ये 7 हुए थे। 7 को ऐसे याद रख लीजिए। देखिए आप एकदम बोलेंगे नहीं, इसको ऐसा मैं बना दे रहा हूं। पहले बांग्लादेश, भूटान, अल्फाबेट से मिलाइए इसे तो आराम से हो जाएगा। श्रीलंका एंड सेशेल्स, मॉरिशस एंड मालदीव, एंड एक जो बचा है वो है कौन सा? नेपाल। ये 7 देश आए थे। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इन सारे देशों की राजधानी आपको पता होगा। मॉरिशस और मालदीव, ये मालदीव तो बहुत न्यूज में था, लेकिन मॉरिशस की राजधानी आपको पता होना चाहिए क्या है। सेशेल्स की राजधानी आपको पता होनी चाहिए क्या है। ये आप पे छोड़ता हूं और कमेंट में बताइए इसकी कैपिटल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोदी कैबिनेट 3.0 में नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री बनाए गए? देखिए ये दोनों में 4 मंत्री बनाए गए। ठीक है, ये बी आंसर है इसका। और 4 मंत्री में कौन कौन है एक देख लीजिए। जीतन राम मांझी, बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको एमएसएमई मिला है मिनिस्ट्री। एक ललन सिंह है, चिराग पासवान, इनको मिला है फूड प्रोसेसिंग। सीताराम मांझी, ललन सिंह, एक है गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह को क्या मिला है? गिरिराज सिंह को क्या मिला है? इनको मिल गया है टेक्सटाइल। इतनी सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। जब बात करते हैं ना, जब इस तरह की चीजें बात करते हैं कि ललन सिंह को कौन सा मिला है, तो देखिए ललन सिंह को ना, इनको ललन सिंह को नाम एक जो है ऑफिशियल नाम है राजीव रंजन नाम है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। और कुछ भी नाम दे दे तो आप ध्यान रखिएगा, पीआरआई पंचायती राज मिला है। ठीक है, पंचायती राज और पशुपालन इनके हाथ में है। ये जदयू पार्टी से हैं, ये जीतन राम मांझी हम से हैं, चिराग पासवान इनका अपना लोजपा का पार्टी है, और गिरिराज सिंह भाजपा से। तो ये सारे हो गए कि कैबिनेट मिनिस्टर। अब कुछ अगर राज्य मंत्री की बात करेंगे तो इसमें 2 याद कर लीजिए, 2 से ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। उसमें जो मेन नाम है नित्यानंद राय, क्योंकि इनको होम मिनिस्ट्री का राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। एक याद कर लीजिए रामनाथ ठाकुर। देखिए 4 मिनिस्टर हैं, तो 4 को याद रखने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर तो आपको याद रखना ही है, लेकिन रामनाथ ठाकुर को आप इसलिए याद रख लीजिए और सतीश चंद्र दुबे को कि ये दोनों क्या हैं। एक सतीश चंद्र दुबे को भी याद कर लीजिए। देखिए सारे लोकसभा में चुन के आए हैं, लेकिन ये दोनों जो नाम है, ये दोनों जो नाम दिख रहा है आपको, ये दोनों राज्यसभा से आए हैं, राज्यसभा के मेंबर है, इसलिए आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, तो सारा नाम हमने बता दिया है। इन सारे नामों को अगर याद रखोगे तो आराम से आपको याद हो जाएगा। अगर नित्यानंद, रामनाथ ठाकुर, सतीश चंद्र, एक राजभूषण जी हैं, ये मुजफ्फरपुर से जीते हैं, तो एक ये 4 मिला के राजभूषण निषाद नाम है इनका। तो इस तरह से 4 मंत्री हो गए बिहार के, राज्य और केंद्रीय मंत्री। इतना आपको याद रखना है। और कितने चरण में हुए थे हमने पिछला वीडियो में बताया था कि कितने चरण में हुए हैं, क्या इसके और डिटेल थे, सारा हमने बताया था। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की टैगलाइन क्या थी? एक चुनाव का पर्व देश का पर्व था।
चुनाव का पर्व, देश का पर्व। इसमें एक चीज जो जान लीजिए कि अगर 18 लोकसभा चुनाव की बात करेंगे तो हमने बोला था कि इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हर बार डिटेल जानने का कोशिश करेंगे। इसमें क्या जानते हैं, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। इसमें इस बार जो 280 जो एमपी हैं फर्स्ट टाइम जीत कर आए हैं। दूसरी चीज कि 74 फीमेल एमपी हैं। ध्यान रखिएगा, इस बार जो वोटिंग हुआ है और ये कितने फेज में हुआ था, 7 फेज में हुआ था। चुनाव टैग लाइन क्या था, चुनाव का पर्व, देश का पर्व। और साथ ही साथ इसमें आपको और क्या समझना है कि इसमें जो वोटिंग हुआ था, जो परसेंटेज था, वोटिंग परसेंटेज 65.79%। इसमें भी एक चीज ध्यान रखना आपको, इसमें जो सबसे ज्यादा हुआ था लक्षद्वीप में हुआ था और सबसे कम कहा हुआ है बिहार में 56%, और यहां जो हुआ था 34% लक्षद्वीप में। तो इन सारी चीजों को अगर ध्यान में है तो आप आराम से कर लोगे। एक चीज और, जब आप चुनाव हो रहा होगा तो आप सुने होंगे कि कई जगह है जो चुनाव को निर्विरोध चुनाव का रिजल्ट आया भी नहीं, पता लगा कि सूरत के जो भाजपा कैंडिडेट थे उनको निर्विरोध जिता दिया। क्यों? क्योंकि इनके विपक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ, और जो खड़ा हुआ उसकी जो आवेदन करने की प्रक्रिया थी वो उसमें वो सही नहीं बैठ पाया, इसलिए उनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो ऐसे में वो ऑटोमेटिक जीत गए और सूरत सीट से जीते थे, और उसका नाम था क्या, मुकेश दलाल। इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। क्या नाम था, मुकेश दलाल। इतनी सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखना है कि आपको ऐसा एक क्वेश्चन पूछता है, जैसे हम वो पूछते हैं कि भारत का सेक्स रेशियो क्या है 2011 के सेक्शन सेंसस के हिसाब से। लेकिन जब चुनाव की बात करेंगे कि रेशियो क्या था, सेक्स रेशियो जो वोटिंग करने वाले थे, तो 948 थे। 948। भारत का ऐसे कितना है, तो 943 जनरली सेक्स रेशियो है 11 के सेंसस से। तो इतनी सारी चीजों का अगर आपको याद है तो बाकी और बात करेंगे आगे। हर बार कुछ ना कुछ नया बताते चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? अब नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम पिछला अगर वीडियो आपने देखा होगा तो इसका आंसर बिना कुछ सोचे समझे आंसर कर लोगे। हमने बोला था मंगल ग्रह पर किसने फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लेबोरेटरी अहमदाबाद में इसका है, ठीक है, हेडक्वार्टर। इसको पीआरएल बोलते हैं, और पीआरएल के ही एक व्यक्ति थे प्रोफेसर देवेंद्र लाल, जो इसके हेड थे 1972 टू 83। इन्हीं के नाम पर इस मंगल ग्रह पर तीन गड्ढे पाए गए, क्रेटर पाए गए। उन क्रेटर का नाम रखा गया, 3 नाम रखा गया था, एक हिल्सा, एक लाल, हिल्सा, लाल, और एक हाथरस में था, जिसका नाम क्या था आप बताइए। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपको याद है तो बताइए, नहीं तो मैं तो बता ही दूं। इसका नाम था मूरसन। अब इन चीजों को अगर याद होगा तो आप आराम से कर लेंगे। हमने बोला देवेंद्र लाल जो पीआरएल के पहले हेड भी रहे, उन्हीं के नाम पर इन्होंने ही, पीआरएल ने ही खोजा था मंगल ग्रह पर कुछ गड्ढों का, तो इन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को इन्होंने भेजा और इस आधार पर इन नाम को रखा गया। ठीक है। अब हिल्सा कहाँ है, बिहार के नालंदा में। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीपीएससी का पेपर दे रहे हो, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यूपीपीसीएस का पेपर दे रहे हो। ये कहाँ है, हाथरस। हाथरस कहाँ है, आगरा के पास जगह है हाथरस, ये यूपी में। इतना चीजों को आपको ध्यान में रखना है। मंगल ग्रह से रिलेटेड आपको थोड़ा सा देख लेना, निक्स ओलंपिया इसी पे है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है, ऐसा वोल्केनो पीक है।
समुद्र के अंदर में, तो ये इस मंगल ग्रह पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री नियुक्त मुआयना योजना घोषणा की है? असम सरकार ने किया था। किस गवर्नमेंट ने? असम ने। असम के बारे में जो चीजें जाननी है वो जान लीजिए। क्या क्या? इसको ऐसे समझते हैं, एक तो नेशनल पार्क को जान लीजिए, दूसरा चीज एक जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन है ये जान लीजिए कि अब बात करेंगे तो यहाँ पर एक माजुली द्वीप है, माजुली आइलैंड। ये इसलिए फेमस है क्योंकि रिवर द्वारा बनाया गया आइलैंड है, विश्व का बोलते हैं सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है माजुली द्वीप। अब नेशनल पार्क की बात करेंगे तो यहाँ समझते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले काजीरंगा, फिर देखेंगे ओरंग नेशनल पार्क है, फिर मानस, काजीरंगा, ओरंग, मानस, ढेबरू सैखोवा, रायमोना, नामेरी, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से आपको याद रखना है इन सारी। एक दिहिंग नेशनल पार्क है। ये 7 नेशनल पार्क आप असम में है, इन सारों को याद रखिएगा। इससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो अगर आ जाए तो आपको आंसर कर देना है, इसमें आपको डरना नहीं है, ठीक है। तो इस तरह चीजें अगर जान रहे हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। और बेसिक चीजें जो इसके बारे में हमने बोला था कि अगर और कुछ चीज के बारे में एक्स्ट्रा जानना है, हमने तो ऐसे पीछे भी बताया है, लेकिन अगर बात करना होगा तो विधानसभा सीट कितना है, लोकसभा सीट कितना है और राज्यसभा सीट कितना है, अगर ये सारे आपको पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आपको पता होना भी चाहिए, क्योंकि ये हर बार कहीं न कहीं किसी राज्य से पूछ देगा, तो आपको गड़बड़ नहीं होना चाहिए था। 146 14 7 146 और 147 विधानसभा देखिए विधानसभा का है 126, लोकसभा का 14, राज्यसभा का 7। इन सारी सीटों को आपको याद रखना है, इससे ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के सीएम है। बाकी चीजें नेक्स्ट स्लाइड में। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? आपको पता है कहाँ हुआ? इटली में हुआ था। मोदी जी की सबसे फेवरेट कहते हैं फ्रेंड मेलोडी, जॉर्जिया मेलोनी, उनके साथ, तो इटली में हुआ था। इसका आंसर इटली है। क्या है? इटली की राजधानी रोम है। इतना चीजों को ध्यान रखिएगा। इस बार कहाँ होगा? नेक्स्ट कनाडा में होगा। चर्चा में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? चर्चा में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, तो आपको बताना है। देखिए ऑप्शन देखिए, मुझे बताइए कि कौन सा इसका आंसर होगा। अगर नहीं होता है तो मैं बताऊंगा। सुहेलवा वन्यजीव, देखिए आपको सुहेल देव एक ट्रेन चलती है, अगर ये आपको दिमाग में है तो दिल्ली से चलती है, अगर वो दिमाग में है तो आराम से इसका आंसर आप कर जाओगे। ये यूपी में है, ठीक है। अब यूपी के बारे में अगर कुछ बात करूंगा तो बार बार वही बात करूंगा। योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल, 404 सीट, 100 सीट, क्योंकि 2 सदन वाला है। इन चीजों को आप जान रहे हैं। फिर क्या बात करूंगा कि आगरा का ताजमहल यूनेस्को में रखा गया है, फिर लाल किला। इन सारी चीजों को तो बेसिक चीजें पता है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन फंसाता है कहाँ कि उत्तर प्रदेश का कितने राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, कितने यूनियन टेरिटरी से करता है। तो मैंने कल ही पिछला वीडियो में बताया है, इसको हमेशा 8+1+1 से याद रखिए। इसको कैसे याद रखना है कि 8 राज्य तो हैं ही,
ये 8 राज्य है, स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, ये यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा हूं, ये नेपाल की बात कर रहा हूं। तो यूनियन टेरिटरी कौन सा है? दिल्ली है। अगर राज्यों की बात करेंगे तो राज्य के बारे में अगर ऐसे देख लिया जाए तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, फिर देखेंगे राजस्थान, फिर देखेंगे बिहार, झारखंड, एमपी, 2 2 3 और 3 6, फिर छत्तीसगढ़ और पंजाब। कौन से राज्य हैं? एक हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान, एमपी हो गए, ये दोनों जगह एमपी है, इधर झारखंड, बिहार, और इधर नेपाल, इधर यूनियन टेरिटरी इधर है। अब बात करेंगे दिल्ली का। तो इस तरह से चीजों को याद रखिएगा। और 2 राज्य कौन सा है वो थोड़ा सा आपको ध्यान में लाना पड़ेगा, मुझे मैप पूरी तरह से ध्यान में नहीं आ रहा है, कोई नहीं, आप इतना पहले ध्यान में रख लेना, मैप से देखोगे आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में आ गया। हमने सीटों के बारे में बात कर ली कि 404 सीट, 100 सीट, अगर 80 सीट, ये सारी चीजों को क्या हुआ, ये हुआ हमारा विधानसभा, ये हुआ विधान परिषद, ये लोकसभा। इन सारी सीटों को आपको अगर याद में है तो कोई दिक्कत नहीं है यूपी के बारे में, ठीक है। हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? FIH हॉकी पुरुष का। अब बता दीजिए FIH हॉकी पुरुष का कहां होगा? ये 25 का होगा इंडिया में। इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है, इंडिया में होगा 25 में, 25 इंडिया में होगा, इंडिया, ठीक है। बस इसको याद कर लो। थल सेना का 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ये थल सेना की बात कर रहा है। देखिए, एक एयरफोर्स का चीफ होते हैं, एक नेवी चीफ होते हैं। अभी बोला गया है कि एयर चीफ जो बनने वाले हैं अमरप्रीत सिंह बनने वाले हैं, अनाउंस हुआ है। अब ये जो आंसर है, अगर इसमें मैं दूं आंसर कि इसमें से कौन सा होगा भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा? उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी कौन से हैं? ये है उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी को याद रखिए। और जो तीसरा जो नेवी की बात कर रहा हूं, जिनका क्या है, दिनेश नाम है इनका, दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो देखेंगे आप, दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो एक नजर डाल लीजिए कि अभी अमरप्रीत सिंह हवा वाले हैं जो एयर में हैं, जो थल पर है उपेंद्र सर हैं, उपेंद्र द्विवेदी, और तीसरा दिनेश कुमार त्रिपाठी है जो पानी, जो जल। इस तरह से याद रख लीजिए आप, एक क्वेश्चन पूछेगा या मिलान करने दे सकता है, ठीक है। कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी है जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का एकल पुरस्कार जीता? अब मैं आपको बता दूं कि ये जो अल्कराज हैं ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। दूसरी चीज, इस बार ये जो जीता है फ्रेंच ओपन और विंबलडन 2024 का ग्रैंड स्लैम जीता है, ठीक है। ये दोनों जीता है इन्होंने। तो इस तरह के याद रखना है, स्पेन से हैं। आंसर क्या होगा इसका? स्पेन। और भी, और इसकी अगर बात करेंगे तो थोड़ा सा एक नजर दे दूं मैं
कि इस तरह से देखा जाता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस। मैं सिर्फ विनर का बता दे रहा हूं कि विनर कौन कौन है। ये हैं जैनिक सिनर, जैनिक सिनर, ये इटली के हैं, ठीक है। दूसरा में ये दोनों का कौन सा है, विंबलडन और फ्रेंच का कार्लोस अल्काराज। यूएस का कौन है, वही है जैनिक सिनर, इटली के हैं, टेलर फिट को हरा के वो जीते थे, ठीक है। इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इन सारी चीजों को याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने इसके बारे में पीछे ही बताया है, तो आपको रिवीजन होना चाहिए, इसको बार बार भूलना नहीं है आपको। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। 2025 नहीं, ये 2024 होगा, ठीक है। किसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, आंसर मुझे बता दीजिए। क्यूएस रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे, भारतीय संस्थानों में ये अक्सर देखेंगे आईआईटी बॉम्बे दो चीज होती है। कभी देखेंगे कि अगर पूछेगा कि आर्किटेक्चर में कौन होगा, और ऐसे क्यूएस रैंकिंग में बॉम्बे ही आता है जनरली टॉप पे, इस चीज को ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बना। देखिए एक कंट्री है आर्मेनिया, आर्मेनिया की राजधानी क्या है, एरेवन। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आर्टेमिस समझौता किससे संबंधित है, मून एक्सप्लोरेशन से। इसका भारत भी सदस्य है, ठीक है। इस एक्सप्लोरेशन को लेके मून को, इसकी जांच पड़ताल के लिए जो भी आर्टेमिस समझौता जो हुआ है, इसको में 43वां सदस्य बना कौन, आर्मेनिया। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, पूरी तरह से अच्छे से ध्यान में रखना। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस चीज को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की मान्यता दी। अब ये आपको दो चीज समझना होगा कि इसमें दो, यूनाइटेड नेशन ने इस चीज को मान्यता दी है, तो इसमें एक चीज आपको नजर आएगा कि एक तो है कि इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, ये जो बात कर रहा है ये क्या बोल रहा है, इसको हम बोल रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, जिसे हम 11 जून को मनाते हैं, ठीक है। लेकिन एक और है जो आपको कंफ्यूज करता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट, देखिए यहां प्ले है, ठीक है, और हम यहां क्या बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट, फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। ये कब मनाया जाता है, तो अंतर आपको साफ साफ नजर आएगा कि इसका अंतर है कि जहां 11 जून को मनाया जाता है, ये 6 अप्रैल को मनाया जाता है, 6 अप्रैल। ये डिफरेंस एक बार देख लीजिएगा, कंफ्यूज मत होना। ये इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले है, प्ले प्ले प्ले, लेकिन जब स्पोर्ट्स की बात आएगी, जहां पर पीस की भी बात कर रहा है, जहां पर डेवलपमेंट की बात कर रहा है, तो 6 अप्रैल है। फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब किसने जीता, मतलब महिला एकल खिताब किसने जीता, ऐसे देखो पीछे क्वेश्चन में उन्होंने बता दिया है कि कौन सी महिला ने जीता था, इगा स्विटेक ने जीता था, ये पोलैंड की है, पोलैंड की है इगा स्विटेक। अभी बोला था लॉन टेनिस की सबसे टॉप खिलाड़ी है। अब मैं इसके बारे में पीछे बात कर चुका हूं, आप उससे देख लीजिएगा। यूएन ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किसे जोड़ दिया, अब इजराइल को जोड़ा है। ये इंपॉर्टेंट, एक तो इजराइल इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इसका देखिएगा, इसका जो ऐसे बना हुआ है, ये जो देखेंगे, ये जो एरिया है ऐसे है, और यहां से इस तरह से बना हुआ है। तो ये देखेंगे कि आपको इसमें पड़ोसी देश पूछ देगा,
तो एक यहाँ पर ले, ये सीरिया है, ये जो एरिया है ये लेबनान है। तो लेबनान भी क्योंकि न्यूज में बना हुआ है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्ट इसका पड़ोसी पूछ देगा। ये देखेंगे, ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, एक एरिया जो दिख रहा है, इसको गाजा स्ट्रिप बोलते हैं। यहीं पर हमास के लड़ाके हैं। ये फिलिस्तीन वाला एरिया है, ये जॉर्डन है, ठीक है, ये इजराइल है। ये पूरे एरिया में क्या है, इजराइल फैला हुआ है। तो हमें, और इधर जो देखेंगे यहाँ पर क्या है, इजिप्ट। तो आपके पड़ोसी देश, इजराइल के पड़ोसी देश भी आपको समझ में आना चाहिए। इसमें एक चीज जो समझ में आ रहा है, एक चीज जो और समझिएगा, यहीं पर गोलन हाइट है। अगर पूछ दे कि गोलन हाइट में किसका किसका बनता है, तो यहाँ पर सीरिया और इजराइल का, इजराइल का है। जब यहाँ पर बात करेंगे कि गाजा फिलिस्तीन से कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना होगा, जब फिलिस्तीन की बात करेगा, पैलेस्टाइन की, इसमें जॉर्डन और इजराइल है, बॉर्डर साझा करता है। इतना चीजों आपको समझ में आ गया। बेसिक चीजें आपको इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मोदी मंत्रिमंडल में 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया। अब कितनी महिलाएं, हम सारे महिलाओं को तो नाम नहीं ले सकते, लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण महिला है उसके बारे में मैं बताता हूं, आप उसको देख लीजिए और इसको याद करना, क्योंकि इसका जो मंत्रिमंडल की जो बात कर रही है तो इन चीजों को पूछा जाएगा। तो ये मंत्रिमंडल में कितनी महिलाएं हैं, 7 हैं। तो कुछ का नाम ले लेते हैं जो आप जानते भी होंगे, जो पिछले बार भी थी। एक तो है निर्मला सीतारमन, अनुप्रिया पटेल, एक है शोभा सावित्री, रक्षा। तो देखिए निर्मला सीतारमन को क्या मिला है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये जो है राज्य मंत्री है अनुप्रिया पटेल, किसकी, हेल्थ की। और रक्षा को क्या दिया गया है, रक्षा को दिया गया है ये युवा और खेल, क्या दिया गया है, युवा और खेल का राज्य मंत्री बनाया गया है। युवा व खेल, खेल का राज्य मंत्री बनाया गया है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए, सबका याद करने की जरूरत है नहीं। अब शोभा खर, अब बोल दूंगा कराद लागे का, अब बता दीजिए, ये सब जानने की जरूरत नहीं है ज्यादा। लेकिन अनुप्रिया पटेल, अन्नपूर्णा देवी, एक अन्नपूर्णा देवी को भी याद रख लिया क्योंकि महिला विकास मंत्रालय की है। अनुप्रिया पटेल, अन्नपूर्णा देवी। ये क्या है, विमेन एंड चाइल्ड, विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री इसका दिया गया है। और इस चीज को ध्यान रखिएगा, कितने महिलाओं को शामिल किया गया है, 7 महिलाओं को दिया गया है। तो इन सारी चीजों को आपको भूलना नहीं है, बिल्कुल भी भूलना नहीं। और सब कौन सा है, देखिए ये भी राज्य मंत्री है, ये भी राज्य मंत्री है, लेकिन ये फुल कैबिनेट मिनिस्टर बनी है। तो वह कराद लागे नाम है, एक सावित्री है। इन सारी चीज, सारे नाम अगर याद है आपको तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक नाम है नीमू बेन, नीमू बेन, नीमू बेन। इनको उपभोक्ता मामलों को दिया गया है। लेकिन हमें जो करना है मेन याद, आप इनको याद कर लो, क्योंकि निर्मला सीतारमन, अनुप्रिया पटेल, एक अन्नपूर्णा देवी, इनका तो इंपॉर्टेंट है ही क्योंकि ये मेन है। एक रक्षा गोडसे को याद करना है, कर लीजिए, बस इससे ज्यादा आपको। रक्षा खड़से नाम है, ये ध्यान रखिए, गोडसे नहीं खड़से। तो ये चीजें आपको ध्यान में रहना चाहिए। मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री चुने गए,
अब मैं क्या बताऊं, सबसे पहले यहीं से चलिए। पहले तो नरेंद्र मोदी खुद हैं, फिर राजनाथ सिंह, फिर शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल हो गए, जीतन राम, सर्वानंद, सोनोवाल। तो कितने हो गए, 6 मिनिस्टर दिख रहे हैं आपको। तो 6 पूर्व मुख्यमंत्री थे, कितने संख्या हो गए इसके, ये टोटल। इसका आंसर क्या है, 6। इस तरह से आंसर क्या होगा, 6। 10 जून 2024 को प्रकाशित हुई आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किस भारतीय क्रिकेटर से है। देखिए इसको तो ऐसे भी याद कर लीजिए, आज ही इन्होंने टेस्ट में अपना एक परफॉर्मेंस, इतना तगड़ा परफॉर्मेंस दिया है कि सारे लोग इसके फैन हो गए हैं। और बॉलिंग में, बैटिंग में इन्होंने बहुत अच्छा किया इस बार, बैटिंग तो अच्छा किया ही और बॉलिंग में भी बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस हो रहा है। तो आप बता दीजिए मुझे इसमें कौन है। देखिए ये बात कर रहे हैं किनका, अश्विन की बात कर रहे हैं। और अश्विन जो है, इसमें क्या है कि अश्विन के बारे में अश्विन के साथ साथ कौन ने लिखा है, इनकी आत्मकथा है, लेकिन इनके साथ जो लिखने वाले हैं सिद्धार्थ मोंगा। ऑटोबायोग्राफी है किनका, आत्मकथा लिखा, ऑटोबायोग्राफी अश्विन का। इस चीज को ध्यान में रखना है। ये किताब का नाम डायरेक्ट पूछेगा। हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए, ये नागी कक्की। देखिए अभी कुल जो हुआ है, टोटल जो वेटलैंड है अभी भारत में 85 है। अब रामसर साइट के बारे में सबसे पहले समझिए कि रामसर है कहाँ। ये रामसर है ईरान में। अब पहले उसके डिटेल जानने से पहले ये जान लेते हैं कि बिहार का 3 जो बना है, जो पहले एक था कांवरताल, जो वेटलैंड है कहाँ है, बेगूसराय में। अब बना है नागी नक्टी, ये कहाँ है, जमुई में। तो भारत में कितने हो गए, बिहार में कितने हो गए, 3 हो गए। और ध्यान रखिएगा एक चीज, टोटल 85 है, तो इसको 81 था, ये 82 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 3 और बने होंगे, तो 83, 84, 85। एक तवा है वेटलैंड, एक कुज्जू वैली है, एक है नांजरायन, इसमें वर्ल्ड सेंचुरी है। ये तवा रिजर्वायर, ये एमपी में है। एमपी में टोटल 85 हो गए। और क्या जानना है इसके बारे में, तो ये जान लीजिए। सबसे पहले 1979 के में ईरान के रामसर में 2 फरवरी 1971 को बैठक हुई। अब बैठक होने के बाद क्या हुआ, बैठक होने के बाद इसको फिर 75 में लागू किया गया। 25 में इसको क्या किया, 21 में बैठक, 1975 में लागू। लेकिन भारत ही क्या सदस्य बना कब, 1982 में इंडिया बना सदस्य। अब एक जो नया क्वेश्चन बनता है, अगर पूछना होगा, इसको कथन करके पूछ सकता है, इसमें ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले इसको कौन सा रामसर साइट दिया गया था। तो ऑस्ट्रेलिया का एक जगह था, ऑस्ट्रेलिया का कीबोर्ग, कीबोर्ग,
किवोर्ग पेनिनसुला, इसको सबसे पहला रामसर साइट घोषित किया गया था। और सबसे ज्यादा रामसर साइट अगर विश्व में कहीं है तो कहाँ है? ब्रिटेन में है। कहाँ है? ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में तो है ही। और वहां कितना है? ब्रिटेन क्या बोलेंगे उसको? यूके बोलिए। यूके में हमने बताया था कि इसमें 4 देश को शामिल करते हैं, नॉर्थ आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और एक इंग्लैंड, ये यूके है। टोटल मिला के यहाँ पर 175 वेटलैंड है, मतलब सबसे ज्यादा वेटलैंड यहीं पर है। लेकिन पहला कहाँ है? किवोर्ग में, किवोर्ग पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन एक और नया चीज, जब भारत की बात करेंगे तो उसमें एक नया चीज आपको और याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है और सबसे पुराना कौन सा है। तो सबसे बड़ा की जब बात करेंगे तो मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं। देखिए, जब रामसर साइट की बात करेंगे इंडिया के बारे में, तो कब हुआ था? 1982 में शामिल हुआ। लेकिन अगर टोटल कितना है भारत में भी? 85। 3 हमने सारा पीछे बता दिया है। अब इसमें समझ लीजिए, सबसे पहले क्या बोल रहा है कि सबसे बिगेस्ट कौन है, मतलब लार्जेस्ट। तो आपका सुंदरवन वेस्ट बंगाल में। सबसे स्मॉल कौन सा है और ओल्डेस्ट कौन सा है? ओल्डेस्ट कौन सा है? चिल्का है। जबकि रेणुका जब बात करेंगे, जब रेणुका की बात करेंगे तो क्या होगा? सुंदरवन कहाँ है? वेस्ट बंगाल। ये रेणुका है। रेणुका कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। चिल्का कहाँ है? उड़ीसा में। तो ऑब्वियस सी बात है, एक क्वेश्चन के हिसाब से तो आंसर ये होगा। लेकिन अगर अब भी जैसे लास्ट का पूछ रहा है तो आपको ये भी याद रखना चाहिए, तवा, नांजरायन और कुजुवेली वर्ल्ड सेंचुरी, ये कहाँ कहाँ है और कितने कितने नंबर के है। मतलब 80 से लेकर 85 तक आपको याद होना चाहिए कौन कौन है और कहाँ है। अगर इतना सारी चीजें हो गई कंप्लीट तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और पढ़ाई करते रहिए। अगर पूरा वीडियो देख जाएंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन में आपको डरने की जरूरत नहीं है, सारा कंप्लीट होगा। वीडियो अच्छा लगा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।